हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आयोग ने ARO एग्ज़ाम जो क्वेश्चन, ये न्यूज़ आ रही है कि लगभग 8 क्वेश्चन में परिवर्तन किए गए हैं। परिवर्तन किस हिसाब से? 6 क्वेश्चन डिलीट करने की बात आ रही है और 2 क्वेश्चन के आंसर चेंज किए जाने की बात सामने आ रही है। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से 8 क्वेश्चन हैं जिनमें ये खेल हो रहा है, और इसका आप अपने आंसर की से मैच भी कर लीजिएगा कि कौन से क्वेश्चन हटने के बाद आपके पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। कि अगर आपने मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया है, ठीक है, और वो क्वेश्चन डिलीट हो गए, तो आपको देखिए कोई नुकसान तो नहीं है क्योंकि नंबर कम हो रहा है, बट वो क्वेश्चन डिलीट हो जा रहे हैं। तो अगर आपका गलत होता है तो फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। अगर आपने उसको गलत मान रखा है, गलत आंसर कर रखा है, तो उनके हिसाब से डिलीट होता तो आपका फ़ायदा है, बट अगर आपने उसको सही काउंट कर रखा है तो आपका नुकसान भी है, ठीक है। इस हिसाब से आइए देखते हैं कौन से क्वेश्चन डिलीट हुए। उसके बाद जो 2 क्वेश्चन के आंसर आयोग ने चेंज किए वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं। एक हिंदी का क्वेश्चन, उसका आयोग आंसर चेंज किया है, और एक क्वेश्चन और है। तो आइए वो 8 क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सामने देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी जो संस्था है वो एक वैधानिक संस्था है, ठीक है। ये क्वेश्चन डिलीट हुआ है, ठीक। डिलीट क्यों हुआ है? क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट में ये है कि वो संवैधानिक पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। वो इन्होंने क्लियर नहीं किया कि वो संवैधानिक संस्था है या वैधानिक संस्था। इस हिसाब से लोग इसको श्रम आयोग भी मान रहे हैं और फाइनेंस कमीशन भी मान रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से आयोग इस क्वेश्चन को डिलीट कर रहा है, ठीक है। ये खबर बिल्कुल सही है जैसा कि है, बट ये क्वेश्चन आप मार्क कीजिएगा। क्वेश्चन में जो मेरे पास सीरीज है वो क्वेश्चन 22 नंबर था। तो ये वाला क्वेश्चन कौन सी वैधानिक संस्था है, ये वाला क्वेश्चन जो है इसका आयोग आंसर डिलीट कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज बिग क्रॉस टू दिस क्वेश्चन, ओके। तो इस क्वेश्चन को आप क्या मार्क करना है आपको? डिलीट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा जो डिलीट हो रहा है। उसके बाद क्वेश्चन ये है कौन सी नकदी फसल, जो क्वेश्चन था ना जिसमें कौन सी नकदी फसल में आता है, तो आलू है, धान था, गन्ना, कपास और रेपसीड है, सरसों। तो इसका बहुत सारे लोगों ने आंसर जो है फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ मारा है, और बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड मान के आंसर किया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत डाउट में है, क्योंकि ऐसे देखा जाए तो गन्ना को कैश क्रॉप यानी नकदी फसल मानते हैं, कपास को भी मानते हैं, ठीक है। ये तो 2 श्योर शॉट हैं। उसके बाद जो है सफ़ेद सरसों को भी नकदी फसल कैटेगरी में रखा था, लेकिन आयोग ने क्या किया है, इसका आंसर आलू बता रहा था कि वो नकदी फसल में आता है। तो इसके ऊपर लोगों ने आपत्ति दी और अपने प्रूफ भी दिए। इस हिसाब से आयोग ने क्वेश्चन नंबर 53 को भी डिलीट कर रहा है, ठीक है। इस हिसाब से ये दूसरा क्वेश्चन जो डिलीट हो रहा है। उसके बाद बात करें तीसरा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन था निम्नलिखित में कौन सी एक रबी की दलहनी फसल नहीं है। ये 2 कीवर्ड ध्यान रखिए। तो इसमें एक था सेम की फली जिसे फ्रेंच बीन भी कह रहे हैं, दूसरा था मूंग, तीसरा है मसूर और चौथा है चना। तो इसमें से आंसर पे क्या क्लेम है? तो फ्रेंच बीन बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर किया है, बहुत सारे लोगों ने मूंग के साथ आंसर टिक किया है, बट आयोग फिर से इस क्वेश्चन के साथ जो न्याय करने की सोच रहा है, डिलीट करके न्याय कर रहा है, ठीक है। अब आपको क्या लगता है ये क्वेश्चन आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर एग्जाम में भी आ सकते हैं क्वेश्चन को। तो आयोग के क्लैरिफिकेशन तो नहीं इन्होंने दिया, बट क्वेश्चन को सीधे सीधे डिलीट कर दिया है, ठीक है। और बाकी गूगल एंड अदर सोर्सेज से इसका जो आंसर सही माना जा रहा है वो तो फ्रेंच बीन ही लोग मान रहे हैं, ठीक है। गूगल में भी जो FAO की रिपोर्ट है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी इसको एक दलहनी फसल नहीं मानता है, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आप क्रॉस की कैटेगरी में रखेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इमेज क्लियर नहीं आई है, बट मैं आपको बता देता हूँ कौन सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हूबहू लूसेंट में अगर आप जाके देखेंगे ना, तो लूसेंट में से ही क्वेश्चन सीधे पिक किया गया है, ठीक है। मॉडर्न इंडिया वाले शायद मेडिवल इंडिया के सेक्शन में था ये। मैंने पूरी प्लेलिस्ट कराई है, ठीक है, जो लूसेंट की प्लेलिस्ट कराई है पूरे चैनल पे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसे आप देखिएगा। वहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस किया। तो ये सीधे कॉपी पेस्ट के क्वेश्चन है, तो आप लूसेंट की इंपॉर्टेंस यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें ये क्वेश्चन क्या है, मैं फिर से आपको बता दूं। तो देखिए जाट विद्रोह, दूसरा है बुंदेला विद्रोह, ठीक है, फिर था सिख विद्रोह, और उसके बाद यहाँ पे विद्रोह वाला क्वेश्चन मुझे याद भी नहीं और यहाँ पे क्या लिखा क्लियर नहीं है। तो बट ये क्वेश्चन आप समझ गए कि जाट विद्रोह, बुंदेला और सिख विद्रोह वाला जो क्वेश्चन था, ये 1554, 1672, 1669 और 1675 ईयर जो है, इसको आप लूसेंट में एक बार जाके इसके ईयर को देख के इसको आंसर इसके जो है ना वो इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हो सकता है
कि यूपी पीसीएस का जो 2025 का प्रीलिम्स होने वाला 12 अक्टूबर को, उसमें आपको फिर से रिपीट मिल जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन होता है अक्सर। आयोग अपने क्वेश्चन का एक सेट रखता है, उन सेट में से सफल करके क्वेश्चन देता है, तो क्या पता वो क्वेश्चन फिर से डाल दे, तो इस क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, ठीक। हालांकि अभी के लिए ये क्वेश्चन डिलीट हो रहा है क्योंकि ऑप्शन इनके ठीक से मैच नहीं हुए थे। अगला बात करते हैं। क्वेश्चन एक था कि अगस्त 2024 में दुनिया के सबसे बड़े अपतटीय पवन फार्म का उद्घाटन किस देश ने किया है। अब ये क्वेश्चन भी डिलीट हो रहा है। अब क्वेश्चन उठता है डिलीट क्यों हो रहा है, तो इसके मल्टीपल आंसर कैसे, डिफरेंट टाइम में मतलब अगस्त के अंदर ही 2-3 लोगों ने ये चीज़ इनॉग्रेशन किया था। जैसे ताइवान में भी है, ठीक है, उसका डेनमार्क भी इसका आंसर, उसका यूके, 3 आंसर होने की वजह से इसको डिलीट किया जा रहा है, ठीक है। अब ताइवान को चाइना का पार्ट मानते हैं क्योंकि चाइना ने भी इनॉग्रेट किया था, ठीक है। उसके बाद डेनमार्क और यूनाइटेड किंगडम, जैसा कि 3 आंसर, इस वजह से इसके ऊपर लोगों ने क्लेम किया और अपने अपने प्रूफ दिए। डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज के स्क्रीनशॉट, है ना, वो देने के बाद आयोग ने निर्णय लिया कि इस क्वेश्चन को भी वो डिलीट करेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो इस कैटेगरी में है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक स्टेटमेंट दिया हुआ था कि कौन से राजा ने ये कहा था कि हमारी सारी प्रजा के साथ जो आप सही से मतलब बिहेव करें और ईर्ष्या का कोई भी स्थान नहीं है, और ऐसा कुछ करके मतलब स्टेटमेंट कहा था। तो एक्चुअली ये स्टेटमेंट जो है 2 लोगों का है। ऐसा मिलता जुलता स्टेटमेंट लोग हर्षवर्धन के प्रूफ भी दे रहे हैं कि हर्षवर्धन भी ऐसा स्टेटमेंट हर्षवर्धन ने दिया था। दूसरा है अशोक के बारे में, ठीक है, जो धम्मा का उनका कॉन्सेप्ट है। आप सभी को पता होगा अशोक ने जो धम्म का सिद्धांत दिया था उसमें भी सेम बात कहते हैं, ठीक है, ब्रदरहुड की बात, ठीक है, उसका शांतिपूर्वक रहने की बात भी ये करते हैं। तो यहाँ पे भी आंसर 2 हो जाते हैं, हर्षवर्धन भी सही है, अशोक भी सही है। इस वजह से क्वेश्चन ये डिलीट कर रहा है आयोग, ठीक है, तो इसको आप डिलीट कैटेगरी में रखिएगा। अगला देखें तो ये है हिंदी का क्वेश्चन, ठीक है, जिसका आंसर आयोग चेंज कर रहा है, ठीक। क्वेश्चन क्या था, जैसे कुछ लोग नागपुर से आए हैं, तो इसमें जो कुछ शब्द है वो कौन सा विशेषण है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। आयोग ने इसका आंसर दिया था परिमाणवाचक विशेषण, लेकिन जो ऑफिशियल बुक्स हैं, देवकीनंदन और जैसे पृथ्वीनाथ पांडे जैसे राइटर्स की बुक्स में इसको साफ साफ बताया गया है कि ये विशेषण संख्यावाचक विशेषण का एक भाग है, क्योंकि कुछ जो है, कुछ लोग, ये एक संख्या को बताता है कि लोगों की कितनी संख्या, कितने लोग रहे हैं, ना कि उनको लोगों को तौला तो जा नहीं सकता है। तो आयोग ने इस गलती को माना है और इसमें आंसर को परिवर्तित किया। अब फाइनल आंसर क्या होगा इसका, संख्यावाचक विशेषण। अब ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के गलत हो सकता है, बहुत सारे लोग, क्योंकि आंसर बहुत सारे लोगों ने इसको परिमाणवाचक भी मारा हुआ था, ठीक है। तो इससे पहले जब आयोग ने आंसर दिया था तो उनका सही हो रहा था, बट अब गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से लगभग 8 क्वेश्चन चेंज होने के बाद अब रिजल्ट आपका 192 क्वेश्चन पे आना है, ठीक है। तो इस हिसाब से अब एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का नहीं रहेगा, अब इसके नंबर बढ़ जाएंगे, लगभग 1.03 के आसपास हो जाएगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे कि ये क्वेश्चन जो है ये चेंज हुआ है, ठीक है, डिलीट नहीं हुआ है। और ये अगला क्वेश्चन जो चेंज हो रहा है, इसमें पूछा था कि भारत के निम्नलिखित किस राज्य में उच्चतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, ठीक है। आयोग ने इसका आंसर दे दिया था उत्तर प्रदेश, जबकि सही आंसर है बिहार, क्योंकि बिहार 2011 के सेंसस के हिसाब से वहाँ पे लगभग 1106 लोग पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में रहते हैं, ठीक है। तो सही आंसर बिहार होना चाहिए। तो यहाँ पे भी आयोग क्या कर रहा है, इस आंसर को चेंज कर रहा है। तो हमने देखा कि इस हिसाब से लगभग 8 क्वेश्चन वो थे जिनके ऊपर चेंजेस हुए हैं। तो अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि फाइनली अगर इतने चेंज हो रहे हैं तो फिर कट ऑफ पे क्या चेंजेस आएगी, कट ऑफ पे क्या इफेक्ट आएगा। तो देखिए एक क्वेश्चन हमने देखा कि 1.03 मार्क्स का अब हो जाएगा, ठीक। तो अगर जनरल की बात करें, ठीक है, जनरल कैटेगरी का, तो ये 128 मतलब मार्क्स वाले जो क्वेश्चन, मतलब जिन्होंने 128 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, वो एकदम सेफ रह सकते हैं, वो मेंस के लिए अपना फोकस शुरू कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अदर कैटेगरी की बात करें, मतलब यूआर की हमने देखा, यूआर का 128 के आसपास, ठीक, थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है, बट मैक्सिमम जो ओपिनियन आ रहा है वो 128 आ रहा है। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी की क्या बात है, ओबीसी कैटेगरी के लिए कहा जा रहा है कि ये 130 से 135 के बीच कहीं भी रह सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ देखा है हम लोगों ने कि पिछले ट्रेंड्स में भी रहा है कि ओबीसी का जो आयोग द्वारा कट ऑफ दिया जाता है वो जनरल से ज़्यादा ही रहता है अपने यहाँ। उसके बाद यही कैटेगरी में फीमेल्स का 120 से लेकर के 125 के बीच में आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही 5 नंबर कम करके आप अपना एससी
और एसटी का कट ऑफ अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। अगर आप 115 के आसपास हैं, ठीक है, 115, ठीक, 115 के नियर अबाउट हैं और एसटी हैं आप, तो आप भी क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो और लास्ट चीज़ जो हम बात कर लेते हैं कि जो आरओ का एग्ज़ाम हुआ था 2023 वाले आरओ का, तो इसका रिज़ल्ट कब तक आ जाएगा। ठीक है, तो इसका रिज़ल्ट में अभी जो न्यूज़ आ रही है मतलब इंटरनल सोर्सेस से, वो ये आ रही है कि अभी भी कॉपियाँ जो OMR हैं वो चेक होना शुरू हो चुकी है। ठीक है, और इतनी सारी OMR थी तो टाइम लगेगा, तो जिसके हिसाब से जो सुनने में आ रहा है वो कह रहे हैं कि सितंबर के लास्ट वीक तक, ठीक है, लास्ट वीक के सितंबर तक इसका रिज़ल्ट आने की संभावना है। अब अगर रिज़ल्ट आ जाता तो फिर मेंस के लिए कितना टाइम ये आपको देंगे, फिर अगस्त के बाद सितंबर, ठीक है, सितंबर फिर अक्टूबर का समय, पूरा आपको अक्टूबर मिलेगा, पूरा आपको नवंबर मिलेगा। ठीक है, ये 2 महीने मिलेंगे आपको मेंस के लिए, किसके, आरओ के मेंस के लिए। ठीक है, आरओ मेंस इन 2 महीने में आप प्रिपेयर करेंगे और इसका मेंस का एग्ज़ाम जब होगा वो अक्टूबर में माफ़ कीजिएगा, दिसंबर में प्रस्तावित है। ठीक है, आरओ के जो मेंस की बात करें आरओ के, ठीक है, तो ये दिसंबर में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक, दिसंबर में कब तक, तो फर्स्ट या सेकेंड वीक में। ठीक, अभी आयोग क्या करवा रहा है, तो अभी रिसेंटली लास्ट सितंबर तक, ठीक है, लास्ट सितंबर में जो एई का एग्ज़ाम होता है, आयोग करवाता है एई का, उसका मेंस होना है। ठीक है, तो सितंबर तक तो पॉसिबिलिटी नहीं है, उसके बाद सितंबर लास्ट में प्री का रिजल्ट आएगा और 2 महीने का टाइम देते हैं। तो इस हिसाब से जो ये सामने आ रही बात, आपको दिसंबर के लिए लेके चलना है मेंस। और मेंस की बात करें तो मेंस में आपको क्या क्या चीज़ें फोकस करके चलनी, जो लोग नए हैं और जिनको पता है तो उनके लिए कोई बात नहीं, वो यहाँ से वीडियो लीव कर सकते हैं। बट मेंस में आपको जो फोकस करना है सबसे ज़्यादा, तो देखिए मेंस की स्ट्रेटजी आपको 2+1 रखनी है। 2+1 का मतलब क्या हुआ, 2+1 का मतलब ये है कि 2 अलग सब्जेक्ट हैं आपके, एक है हिंदी, ठीक, एक है मतलब हिंदी में ही मैं मान के चल रहा हूँ कि प्रशासनिक शब्दावली आप काउंट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हिंदी के अलावा एक है एस्से। ठीक है, 2 चीज़ें आपको एक्स्ट्रा पढ़नी है। उसके बाद ये 1 क्या है, 1 आपका यूपी पीसीएस जो 2025 है ना, उसका जीएस आप पढ़ोगे ही तो इसके मेंस के लिए भी वो तैयार हो जाएगा। तो हमेशा आपको आरओ के मेंस के लिए क्या करना है, आरओ मेंस के लिए 2+1 की स्ट्रेटजी चलनी है। ठीक, 1 में आपको जीएस अपना मेंटेन रखना है यूपी पीसीएस के लाइन में, और 2 में आपको क्या मेंटेन रखना है, हमने बता दिया कि हिंदी प्रशासनिक शब्दावली के साथ और एस्से का सेक्शन। एस्से के सेक्शन में आप क्या करेंगे, एस्से के सेक्शन में मैं आपको अपने इस प्रयागराज पीसीएस के प्लेटफॉर्म पे एस्से के थीम्स बताऊंगा। ठीक है, एस्से थीम्स बताऊंगा, और इसके साथ ही मैं अपनी खुद की कुछ लिखी हुई कॉपियाँ जो मैंने एस्से के मतलब यूपीएससी के मेंस से मैंने लिख रखा है, उसके एस्से 2023 और 24 में मैंने इसका एस्से लिख रखा है, उसकी आपको स्क्रिप्ट प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद इस बार भी यूपी पीसीएस 24 के मेंस की भी मेरी जो कॉपियाँ पड़ी हुई हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और उससे आप, क्योंकि मेरा यूपीएससी के 2024 के मेंस में लगभग 112 के नंबर आसपास एस्से में रहे हैं, जो एक डिसेंट स्कोर था। ठीक है, डिसेंट स्कोर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो AIR-1 मैम थी उनके भी 100 मार्क्स थे और मेरे 112, तो आप समझ सकते हैं कि स्कोर ठीक है, मतलब बहुत अच्छा तो नहीं है, बट हाँ इस ईयर के हिसाब से 112 नंबर काफ़ी अच्छे हैं। तो मैं आपको गाइड कर दूंगा इससे में। हिंदी में आपको क्या करना है, हिंदी में आप एक वो सर है ना, क्या नाम है, अमरनाथ सर का यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल उनके मतलब कंटेंट है हिंदी का, उसके बाद उनका बैच भी चलता है, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि वो जेन्युइन टीचर हैं। ठीक, उसके बाद करंट अफेयर आपको कहाँ करना है, तो करंट अफेयर की मैंने वीडियो यहाँ पे डाल दी है, आप ऑलरेडी उसको जाके देख लीजिएगा। अब इस वीडियो में इतना मैंने काफ़ी डिस्कस कर लिया, इस वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करते हैं। सो चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। बस इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, धन्यवाद।